नमस्कार, मैं कुमार प्रबोध और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। हम आपको इस वक्त बिहार की सियासत की सबसे बड़ी खबर देने जा रहे हैं। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि बिहार के सत्तारूढ़ पार्टी जेडीयू में बड़ा शीत युद्ध शुरू हो चुका है। पिछले 1 महीने से इसकी झलक हमको देखने को मिल रही थी, लेकिन अब जो कुछ निकल कर सामने आ रहा है वो ये कि ये शीत युद्ध बढ़ता जा रहा है। यकीन मानिए, हम पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि जो खबर हम तक पहुंच रही है वो ये है कि बिहार में जेडीयू के दो बड़े, सबसे बड़े दो नेताओं के बीच आपसी विवाद, शीत युद्ध, जो कुछ आप कह लें, वो लगातार तेज होता जा रहा है। और लोग ये पूछ रहे हैं सवाल कि क्या इसकी परिणति 2009-2010 से होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच की। खबर यह है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और जेडीयू के सर्वेसर्वा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच शीत युद्ध चल रहा है। और ये शीत युद्ध ऐसा चल रहा है कि लोग इस बात को लेकर भी, लोगों का एक सेक्शन, जेडीयू नेताओं का एक सेक्शन इस बात को लेकर भी, उनका एक वर्ग इस बात को लेकर भी आशंकित है कि क्या 2009-10 की कहानी फिर से दोहराई जा सकती है। तमाम चीज़ें हम आपको बताएंगे और हम बड़े दावे के साथ कहते हैं कि ये चीज़ और कोई आपको नहीं बता सकता, ये फर्स्ट बिहार नहीं बता सकता है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि जेडीयू के भीतर किस कदर घमासान मचा है, और आशंका इस बात की है कि ये घमासान अगर बढ़ा तो जो हालात है, जिस कंडीशन में नीतीश कुमार फिलहाल हैं, अगर जेडीयू पार्टी के अस्तित्व पर बड़ा खतरा मंडराने लगे तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले हम एक कहानी सुनाना चाहते हैं आपको। ज़्यादा दिनों पहले की बात नहीं है, 1-2 साल के अंदर ही कहानी है कि बिहार में नए मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था। जेडीयू कोटे से मंत्री बनाए जा रहे थे। पहले मंत्री का शपथ ग्रहण हो गया। फिर ये नीतीश कुमार तय कर रहे थे कि आखिर किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा। उन्होंने अपने खास मंत्री के लिए खास विभाग तय कर लिया। वो मंत्री बेहद खास नीतीश कुमार के थे। उनसे बुलाकर पूछा कि भाई आप कौन सा विभाग लीजिएगा। वैसे एक ही मंत्री हैं बिहार में, जिनसे बुलाकर नीतीश कुमार ने पूछा कि आप कौन सा विभाग लीजिएगा। मंत्री महोदय ने कहा मुझे ये विभाग चाहिए। उस दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह दिल्ली में मौजूद थे। दिल्ली में उन्हें खबर मिली कि एक विभाग, जिस विभाग पर उनकी पहले से नज़र थी, वो विभाग किसी खास आदमी को, खास नेता को दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री ने इसका कमिट कर लिया है, इसको लेकर कि हम आपको विभाग देंगे। जेडीयू के नेता हमको बताते हैं कि ललन सिंह ने उसी वक्त फ़ोन लगाया नीतीश कुमार को और ये कहा कि आप ये विभाग, एक खास विभाग, किस नेता को दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने जवाब दिया कि फला नेता आए थे, वो मंत्री आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि ये विभाग जो है मुझे चाहिए, इसलिए हम उनको देने जा रहे हैं। उसके बाद ललन सिंह ने कहा कि आपको उस नेता को चलाना है या पार्टी को चलाना है और सरकार को चलाना है। अगर उस नेता को चलाना है तो विभाग दे दीजिए उनको, अन्यथा पार्टी और सरकार को चलाना है तो जिस खास व्यक्ति को हम कहते हैं उस व्यक्ति को वो विभाग मिलना चाहिए। और आखिरकार वही हुआ कि नीतीश कुमार को अपने फैसले से पलटना पड़ा, पीछे हटना पड़ा और ललन सिंह जिस व्यक्ति को चाहते थे कि वो विभाग मिले, उस व्यक्ति को वो विभाग मिल गया, उस मंत्री को वो विभाग मिल गया। ये कहानी कोई पुष्टि नहीं करेगा कोई, लेकिन ये कहानी जेडीयू के बड़े नेताओं के बीच हर व्यक्ति जो है इस कहानी को जानता है। और हमारे सामने ऑफ द रिकॉर्ड कई नेता ये कह चुके हैं। हम इसकी, कोई ऐसा है नहीं कि ललन सिंह हमारे सामने बात कर रहे थे, लेकिन जिन लोगों के सामने बात कर रहे थे उन्हीं लोगों से ये बात सामने आई सामने। अब उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और अब ये देखिए कि वही ललन सिंह, जिन्हें जेडीयू का सबसे सर्वशक्तिमान व्यक्ति माना जाता है, नेता माना जाता है, ये जेडीयू के हर लोग इस बात को जानते हैं कि ललन सिंह ही एकमात्र व्यक्ति है जो सीधे नीतीश कुमार से आंख में आंख मिलाकर नीतीश कुमार के सामने कोई बात कह सकते हैं। और स्थिति क्या हुई कि सोमवार को नीतीश कुमार के आवास पर जब बिहार भर से जेडीयू नेता जुटे, विधानसभा के प्रभारी जुटे और वहाँ पर खड़े खड़े, ये खबर आई होगी, आप लोगों को मालूम होगा कि खड़े खड़े
मंत्री अशोक चौधरी ने ललन सिंह को जवाब दे दिया। दरअसल ललन सिंह की आपत्ति इस बात को लेकर थी कि अशोक चौधरी बरबीघा बार बार क्यों जा रहे हैं। बरबीघा के विधायक ने पार्टी नेतृत्व से शिकायत की थी कि अशोक चौधरी बगैर मुझे कोई नोटिस दिए, बगैर मुझे तवज्जो दिए या बगैर मुझे पर्याप्त सम्मान दिए बार बार बरबीघा जा रहे हैं और इससे लोगों के बीच भ्रांति फैल रही है, भ्रम फैल रहा है। ललन सिंह ने पूछा और देखिए जेडीयू के सैकड़ों नेताओं के बीच अशोक चौधरी ने कहा, जैसी जानकारी सामने आ रही है, इसकी पुष्टि कोई जेडीयू नेता नहीं करा लेकिन बहुत सारे प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि कहा कि आप कौन होते हैं रोकने वाले, मैं वहाँ जा रहा हूँ और जाऊँगा और मुझे अगर वहाँ जाना होता है तो मैं मुख्यमंत्री को बता के जाता हूँ, मुख्यमंत्री से पूछ कर जाता हूँ। ये इतिहास का पहला वाकया है जब जेडीयू के किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को किसी मंत्री ने सामने से जवाब दे दिया और प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि नीतीश कुमार वहाँ मौजूद थे और बहस जब तीखी होने लगी तो नीतीश कुमार वहाँ से निकलकर अपने घर की ओर चले गए। सीएम हाउस का वाकया है, सीएम हाउस में नेक संवाद है, वहाँ बैठक हो रही थी और थोड़ा उसी कैंपस में नीतीश कुमार का आवास है, नीतीश कुमार वहाँ चले गए। हम आपको बता दें कि जेडीयू की जब स्थापना हुई तो उस समय से अब 5 राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। जॉर्ज फर्नांडिस हुए, उसके बाद शरद यादव हुए, खुद नीतीश कुमार उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, फिर आरसीपी सिंह बन गए, फिर ललन सिंह बन गए। 5 राष्ट्रीय अध्यक्ष में सबसे पावरफुल, नीतीश कुमार को अगर छोड़ दें, वो तो पार्टी के सर्वे सर्वा ही रहे, तो सबसे पावरफुल जो अध्यक्ष माने जाते हैं वो ललन सिंह माने जाते हैं। और ललन सिंह को एक मंत्री ने सैकड़ों जेडीयू के नेताओं के बीच में ये कहा कि आप कौन होते हैं रोकने वाले। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि माजरा क्या है। क्या अशोक चौधरी अपने बूते ये बात कह सकते थे? और क्या ललन सिंह, जो हम बता रहे हैं कुछ साल पहले की कहानी, कुछ दिनों पहले की कहानी, कि जिन्होंने एक फोन करके किसी मंत्री का विभाग, जिस मंत्री का को वो विभाग मिलना तय था, उस विभाग को रुकवा कर अपने पसंदीदा मंत्री को विभाग दिलवा दिया, तो ललन सिंह चुप रह गए, अशोक चौधरी मंत्रिमंडल में बने रह गए। ये सामान्य बात आपको नजर आती है? इसके पीछे की कहानी समझिए। इसके पीछे की कहानी ये है जो जेडीयू के नेता बता रहे हैं कि अशोक चौधरी को नीतीश कुमार का संरक्षण हासिल है। जेडीयू जैसी पार्टी में किसी नेता की हिम्मत नहीं हो सकती कि वो ललन सिंह से बहस करा ले। सिर्फ और सिर्फ एक शर्त हो सकती है, जब नीतीश कुमार का समर्थन, नीतीश कुमार का आशीर्वाद उस नेता को हासिल हो। और ललन सिंह से बहस करने के बावजूद अशोक चौधरी मंत्री बने हुए हैं। सोमवार को यह वाकया हुआ, मंगलवार को नीतीश कुमार सचिवालय का निरीक्षण करने निकले। हम आपको बता दें कि बिहार का सचिवालय 4 भवनों में सिमटा हुआ है। तो मुख्य सचिवालय जहां नीतीश कुमार बैठते हैं, कुछ और मंत्री बैठते हैं। नीतीश कुमार का फोकस जो है वो आज जब मंगलवार को जब निकले तो नीतीश कुमार का फोकस विकास भवन पर था। वहाँ दर्जनों मंत्री और उस विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव बैठते हैं। लेकिन वो खास तौर पर बिहार के सचिवालय की तीसरी बिल्डिंग विश्वेश्वरैया भवन गए। विश्वेश्वरैया भवन वो जगह है जहां पर मंत्री अशोक चौधरी का विभाग भवन निर्माण विभाग का कार्यालय है। और आपने तस्वीरें देखी होंगी कि भवन निर्माण विभाग के कार्यालय में नीतीश कुमार के जाने के बाद तुरंत बाद अशोक चौधरी पहुंचे और अशोक चौधरी के साथ मुस्कुराते बात करते नीतीश कुमार की तस्वीर और वीडियो ये पब्लिक किया गया बिहार सरकार द्वारा। जिस मंत्री ने एक दिन पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह कहा कि आप कौन होते हैं रोकने वाले, भरी मीटिंग के बीच दोनों के बीच तीखी बहस हुई, जोर जोर से ऊंची आवाज में बहस हुई और उसके बाद उसी मंत्री के पास अगले दिन नीतीश कुमार पहुंच जाए और मुस्कुराते हुए तस्वीर खिंचवाए। इसका मतलब आप समझ सकते हैं अशोक चौधरी को लेकर नीतीश कुमार का क्या रुख रहा है। वो पहले से आप जानते हैं कि नीतीश कुमार सार्वजनिक तौर पर उनके कंधे पर सर रख के ये कहते रहे कि हम लोग में आपसी प्रेम है। तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसका काम होता है कि किसी नेता को नियंत्रित करना, पार्टी के नेता को नियंत्रित करना, वो उसने मना किया और उसके मना करने के बावजूद अशोक चौधरी ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे। तो कृपा कहां से आ रही है ये आप समझ सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। मामला सिर्फ इतना ही नहीं है। सोमवार को नीतीश कुमार ने पूरे राज्य के जेडीयू के जेडीयू के विधानसभा प्रभारियों की बैठक अपने आवास पे बुलाई। ये विधानसभा प्रभारी का जो कॉन्सेप्ट था
मौजूदा जो कॉन्सेप्ट जेडीयू में है, हम आपको थोड़ा अंदर खाने, हम आपको थोड़ा उसका बैकग्राउंड बताते हैं। तो वो ललन सिंह का कॉन्सेप्ट है। दरअसल इस बार जेडीयू ने जंबो जेट कमेटी, प्रदेश कमेटी बनाई। नाम तो दिया गया कि भाई प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कमेटी बनाई, लेकिन सारी कमेटी जो है वो ललन सिंह डिसाइड कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि प्रदेश में चूंकि जंबो जेट कमेटी तैयार हो गई, सैकड़ों महासचिव, सैकड़ों उपाध्यक्ष, सैकड़ों सचिव, तो उनको जो है आप दे दीजिए एक एक विधानसभा क्षेत्र का जिम्मा। तो जो प्रदेश पदाधिकारी जेडीयू के हैं उनको विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बना दिया गया और उनको कहा गया कि आप लगातार दौरा कीजिए। इस सोमवार को, जिस दिन ललन सिंह और अशोक चौधरी की बैठक हुई, उस सोमवार को नीतीश कुमार ने विधानसभा प्रभारियों की बैठक बुलाई और सारे प्रभारी को हटा दिया। कहा नहीं, कोई विधानसभा प्रभारी नहीं रहेगा, एक जिले में एक जिला प्रभारी रहेगा और उसके अंडर में कुछ लोगों की टीम होगी, वही विधानसभा क्षेत्र में दौरा करेगा। यानी ललन सिंह के फैसले को नीतीश कुमार ने पलट दिया बैठक बुला करके। सामान्य बात तो है नहीं है। अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के फैसले को नीतीश कुमार पलट रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है ये सामान्य बात है? हम आपको ऐसे कई उदाहरण दे सकते हैं। हालिया दिनों के उदाहरण को देखिए कि नीतीश कुमार, आप महिला आरक्षण बिल की बात करिए। नीतीश कुमार महिला आरक्षण बिल जिस दिन से केंद्र सरकार ने कहा हम लाएंगे, नीतीश कुमार ने उसकी प्रशंसा, उसके समर्थन का सबसे पहले ऐलान किया। और हमारे पास जो जानकारी है, इस ऐलान करने से पहले नीतीश कुमार ने किसी से कोई राय नहीं ली थी, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी कोई राय नहीं ली थी। वो सीधे उन्होंने, नीतीश कुमार ने फैसला लिया और इसकी जानकारी उन्होंने दिल्ली में बैठे अपने मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी को दी और केसी त्यागी ने प्रेस के सामने ये ऐलान किया कि हम बिना शर्त महिला आरक्षण बिल का समर्थन करने जा रहे हैं। केसी त्यागी और ललन सिंह के बीच के रिश्ते जग जाहिर है कि यह भी कहा जाता है जेडीयू के अंदर कि केसी त्यागी जैसे वरिष्ठ समाजवादी नेता को ललन सिंह के कारण ही पार्टी में दरकिनार कर दिया गया। उनको, वो पार्टी के प्रधान महासचिव हुआ करते थे, वो पद को छोड़ना पड़ गया। खैर ये अलग बात है, लेकिन केसी त्यागी से इसका ऐलान कराया गया। और महिला आरक्षण बिल पर जब भी मीडिया से नीतीश कुमार बात कर रहे थे, उनके तेवर केंद्र सरकार और इस बिल को लेकर बेहद नरम थे। नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे थे हम तो इसका समर्थन करते हैं, हम तो इसका समर्थन करते हैं। एक मांग हमारी है, रिक्वेस्ट टाइप भाषा थी, एक मांग हमारी है कि इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए भी कोई प्रावधान किया जाए। लेकिन उसी दौरान लोकसभा में जब ललन सिंह का भाषण हुआ, उस भाषण को आप सुनिए। चूंकि नीतीश कुमार ऐलान कर चुके थे, तो ललन सिंह वहां ये नहीं कह सकते थे कि हम महिला आरक्षण बिल का विरोध करते हैं, या फिर परिस्थितियां ऐसी थी कि कोई पार्टी, ललन सिंह ये नहीं बोल सकते थे। लेकिन एक लाइन सिर्फ ये कि हम इस बिल का समर्थन करते हैं, बाकी का पूरा भाषण उनको ये बताने में रहा कि ये महिला आरक्षण बिल एक जुमला है जिसको इंडिया से डर कर जो है वो नरेंद्र मोदी की सरकार लाई है। लगातार वो केंद्र सरकार के खिलाफ बोलते रहे इस बिल को लेकर। एक लाइन उन्होंने जरूर बोल दिया कि हम इस बिल का समर्थन करते हैं और जेडीयू ने समर्थन किया। लेकिन नीतीश कुमार को देखिए, नीतीश कुमार ने अपने किसी बात में, किसी बयान में ये नहीं कहा कि ये इंडिया से डर कर लाया गया, इंडिया गठबंधन से डर के लाया गया, केंद्र सरकार का जुमला है, ऐसी कोई बात नीतीश कुमार ने नहीं की। नीतीश के सुर अलग, ललन सिंह के सुर अलग। ललन सिंह के सुर वहां पर वही लग रहे थे जो आरजेडी, जो तेजस्वी यादव या मनोज झा का जो सुर था, वही सुर ललन सिंह का था। यह साफ दिख रहा था कि एक ही मसले पर पार्टी के, जेडीयू के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का जो तेवर है, वो जमीन आसमान का फर्क है। सामान्य बात ये नहीं है, ऐसे कई वाक्य हैं और ये तमाम वाक्य ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच जो है वो शीत युद्ध शुरू हो चुका है। और हम आपको ये बता दें, ये पहली दफा नहीं है जब ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच शीत युद्ध हो रहा है या हुआ है। हम आपको इससे पहले की वाकये में ले चलेंगे, हम आपको याद दिलाएंगे बहुत सारी बातें, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे। लेकिन आप समझिए कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सिरे से खारिज करने वाला
एक मंत्री अगर राज्य सरकार में बना हुआ है, नीतीश कुमार गले मिल रहे या मुस्कुरा के मिल रहे, इसका मतलब आप समझिए। नीतीश, जो ललन सिंह ने फैसला लिया उसको पलट दिया नीतीश कुमार ने, इसका मतलब आप समझिए। एक ही मसले पर नीतीश कुमार और ललन सिंह के तो सुर जो है, तेवर दोनों अलग अलग हैं, तो इसका मतलब आप समझिए। तो सवाल ये उठता है, क्या 13-14 साल पहले यानी 2009-10 में जो वाकया हुआ था वो दोहराने जा रहा है? अब आप पूछेंगे, आप में से ढेर सारे लोग को 13-14 साल पहले की जानकारी नहीं होगी, तो हम आपको बताते हैं क्या हुआ था। ये 2009-10 का वाकया मामला है। उस समय ललन सिंह जो है वो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और 2009 के आखिर में उनकी नीतीश कुमार से लड़ाई जो है वो शुरू हो गई। पहले शीत युद्ध शुरू हुआ। ललन सिंह ने, उस समय ललन सिंह प्रदेश अध्यक्ष का फिर से चुनाव हो रहा था और ललन सिंह ने एकमात्र जो है वो नॉमिनेशन दायर किया था, लेकिन ललन सिंह ने अचानक से प्रदेश अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया और उसके बाद ये स्थिति आई कि ललन सिंह पार्टी छोड़कर चले गए, वो कांग्रेस के साथ चले गए, वो नीतीश कुमार से अलग हो गए। 2010 का विधानसभा चुनाव वो कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे, उन्होंने कांग्रेस के कई उम्मीदवारों का भी चयन किया, लेकिन कांग्रेस उस चुनाव में औंधे मुंह गिरी थी, बड़ी बुरी हालत हुई थी। लेकिन उस दौरान जब ललन सिंह अलग हुए थे तो उस दौरान जो है ललन सिंह ने जो कुछ कहा उसकी चर्चा आज भी होती है। वो मैं था, मेरे से इंटरव्यू में ललन सिंह ने कहा था एक समाचार चैनल के लिए कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है और हम डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर, हम चुन चुन के दांत निकालेंगे। मेरे साथ बातचीत में ललन सिंह ने कहा था। वो आज भी लोग कहते हैं कि ललन सिंह ने उस दौरान कहा था कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। हालांकि 2010 में जब कांग्रेस औंधे मुंह गिरी तो फिर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की गई, वो एक दिगर विषय है। उसी दौरान हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमों की बाढ़ आ गई थी, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में। और मुकदमों की जब बाढ़ आ गई थी तो उसकी परिणति एक दिन ये हुई कि ललन सिंह और नीतीश कुमार फिर आपस में एक हो गए, मिल गए। और फिर अचानक से जो सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस चल रहे थे रेलवे के कुछ घोटालों को लेकर या फिर दूसरे मामलों को लेकर, वो अचानक से उसमें सुप्रीम कोर्ट में जो है वो वादी जो है जिसने केस दायर किया था वो एब्सेंट रहने लगा, केस खत्म हो गया। तो क्या सवाल ये उठता है कि क्या उसी ओर फिर से एक बार जेडीयू की स्थिति वही होने जा रही है जो 13-14 साल पहले हुई थी, 2009-10 के बीच हुई थी? ये बड़ा सवाल है। लेकिन उस वक्त जब वो दौर था नीतीश कुमार बेहद मजबूत हुआ करते थे। 2010 के चुनाव में ऐतिहासिक जीत उनकी हुई थी। बीजेपी और नीतीश कुमार ने मिलकर, जेडीयू ने मिलकर 206 सीटें जीती थी। ये वो दौर था और उस समय कहा जाता था कि बीजेपी के, मुझे याद है जहाँ तक 91 एमएलए हुआ करते थे, बीजेपी के जो एमएलए 91 हुआ करते थे वो नीतीश कुमार के एक पॉकेट में हुआ करते थे। तो नीतीश कुमार को बीजेपी का इतना बड़ा बैकअप था कि कोई उनका बाल बाका करने की स्थिति में नहीं था। लेकिन अगर आज ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच ऐसी स्थिति होती है कि दोनों अलग होते हैं तो बड़ा फर्क पड़ने वाला है, बेहद बड़ा फर्क पड़ने वाला है। और आज वो स्थिति नहीं है। नीतीश कुमार कमजोर हो चुके हैं। नीतीश कुमार की जो एक्टिविटीज है, जो बयान है, जो शारीरिक उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उसको लेकर ढेर सारे सवाल उठ रहे हैं। नीतीश कुमार की जो वोटरों पर पकड़ है, वो चाहे कुछ भी कह ले, वो बेहद कमज़ोर हो चुकी है। और ये चुनाव में ये बात साबित हो चुकी है कि नीतीश कुमार की वोटरों पर पकड़ जो बेहद कमज़ोर हो चुकी है। भले ही उसको ये कह ले कि साजिश है, ये जो कुछ भी है, लेकिन 2020 का जो विधानसभा चुनाव बता चुका है, उसके बाद के उपचुनाव बता चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर जेडीयू में टकराव होता है तो यकीन मानिए कि कहीं ये जेडीयू के खात्मे की शुरुआत न हो जाए, जेडीयू के अस्तित्व पर बड़ा सवालिया निशान न लग जाए। लेकिन इसकी संभावना थोड़ी बहुत कम इसलिए दिखती है क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव है और ललन सिंह को लोकसभा चुनाव लड़ना है। उन्होंने पूरी ताकत पिछले 1-1.5-2 सालों से अपने क्षेत्र में झोंक रखी है। ललन सिंह इस बात को भांप रहे हैं कि लोकसभा चुनाव अगर अभी कोई स्टेप लेते हैं तो उसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर क्या पड़ेगा। लेकिन ललन सिंह को जानने वाले जानते हैं
कि वो अपने दुश्मनों से निपटने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। तो क्या अशोक चौधरी ने जो उनसे जो कुछ बहस हुई है, क्या इसमें भी ललन सिंह अपने पुराना जो उनका पुराना तेवर रहा है उस पर कायम रहेंगे? अगर उस पर कायम रहते हैं तो क्या नीतीश कुमार उनका साथ देंगे? नीतीश कुमार अशोक चौधरी का साथ छोड़ देंगे? ढेर सारे सवाल हैं और इन सवालों के बीच हम ये कह रहे हैं, हम आपको फिर से कह रहे हैं कि जो खबरें हम तक आ रही है वो ये कि शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। ये बढ़ा अगर तो जेडीयू के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा और फिर नीतीश कुमार के लिए 2024 को फेस कर पाना, 25 तो बहुत दूर की चीज़ है, विधानसभा चुनाव होगा, 2024 को फेस कर पाना ये सबसे बड़ा सबसे कठिन काम होगा। इसी तरीके से हम आप तक सब खबरें पहुंचाते रहेंगे। हम जानते हैं ये खबर कोई दूसरा आपको दे नहीं सकता, ये हम ही बताएंगे। हम बाजार में उड़ने वाली चर्चाओं और अफवाहों और कयासों पर खबर चलाते नहीं। तो आगे जो कुछ भी होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।